हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है दोस्त? कल कहां तक हुआ था बच्चा पार्टी? कल हम लोग एक डेरिवेशन लगाने वाले थे, वो था यूवीएफ में संबंध। कल किसी कारणवश से यूवीएफ में संबंध नहीं हो पाया था, लेकिन आज उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से लगा करके समझेंगे। तो बच्चा पार्टी ये पहले प्रश्न रहेगा आप लोग सामने, वो प्रश्न का पहले जवाब दीजिएगा। जो कल पढ़ा गया था, कौन सा टॉपिक? प्रकाश का प्रावर्तन। तो प्रकाश के प्रावर्तन से संबंधित हमारा एक सवाल है। सवाल क्या है? कल सवाल वो एक बार पूछा भी गया था आपसे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाता है, तो ये किरणों के लिए पूरा आप लोग डायग्राम बना करके बताइए कि इसका डायग्राम पूरा कंप्लीटली कैसे बनेगा। अगर किरणें इस पृष्ठ के ऊपर ऐसे अगर गिराई गई है, तो ये किरणें किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से ये जाएंगे टकराने बाद, इसका परावर्तन किस हिसाब से होगा। तो कल बताए थे कि जब भी किसी किरण का हमें क्या करवाना है, परावर्तन नियम लगाना है, तो सबसे पहले अगर ये पता लगाना कि जो किरणें आई हैं टकरा करके कहां जाएंगी, तो वहां पर पहले आप लोग जिस भी बिंदु पर किरणें आई है, सबसे पहले वहां पर हमें एक अभिलंब रेखा का निर्माण कर देना होता है। ये करते थे ना हम लोग कि अगर किरणों को पता लगाना है कि किसी भी पृष्ठ के ऊपर किरणें टकरा रही है आकर, तो किरणें कहां जाएंगी, उसके पता लगाने के लिए एक अभिलंब रेखा का आप लोग निर्माण कर दे। अभिलंब रेखा कहते कि दो चीज बताता है। सबसे पहली चीज तो ये कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीचों बीच को जो काटती है, इसका मतलब आने वाली जो किरण होती है अभिलंब और आने वाली किरण जो कोण बनाता है, सीधे हम कहते हैं जो आने वाली किरण है और जो जाने वाली किरण है, उन दोनों को बीचों बीच से क्या करती है, कोणों को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटने काम करती है। और दूसरा काम क्या करती है? दूसरा काम ये करती है कि अगर किरणें ऊपर से आ रही है अभिलंब के, तो वो किरणें बता देती है कि वो किरणें किधर से जाएंगी। वो तो अगर देखा जाए तो अभिलंब ये हमारे पास हो गया। अभिलंब के ऊपर से अगर कोई किरण आई है, तो अभिलंब के नीचे से वो किरण होकर के जाएगी। और ये भी अभिलंब हमारा बताता है कि अभिलंब के साथ आने वाली किरण जितने एंगल पर आई होगी, उतने ही एंगल पर क्या होती है, वो किरणें जाती भी है। हम कह सकते हैं कि जो आई और आर जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। यही हमारा क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि जितने एंगल पर अभिलंब के साथ किरणें बनाती हुई आई हैं, उतने एंगल पर किरणें जाने वाली भी अभिलंब के साथ बनाते हुए चली जाती है। आने वाली किरण को हम कल क्या नाम दिए थे, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। किरणें जिस भी भाग पर टकराती हैं, उस भाग को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ का हम नाम देते हैं। और पृष्ठ के पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं, जहां पे पालिश होता है, तो उसको हम बोलते हैं पालिश सतह बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, पालिशदार सतह का नाम हम देते हैं। तो इस प्रकार से हमें डायग्राम को कंप्लीट करना होता है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम लोगों को जब समझना है, वो हमारा समझने का है क्या, वो हम लोगों को जो डेरिवेशन आने वाला था, कल एक डेरिवेशन हम लोग करने चल रहे थे, वो कौन सा था, यूवीएफ में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बताइएगा। अवतल, ध्यान समझिएगा, शोर न करिए। अवतल दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध, मार्कर नहीं चल रहा, यूवी तथा एफ में संबंध। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम डायग्राम को कंप्लीटली समझेंगे, तब डेरिवेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास डेरिवेशन है। इसका जब डेरिवेशन करते हैं तो क्या फाइनली हमारे पास रिजल्ट आता है, जो सूत्र आता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। यही हमारे पास इस सूत्र के लिए यही हमारा डेरिवेशन बन के आता है। यही हमारा यूवीएफ में संबंध का फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u।
ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि इसमें डायग्राम कैसे होता है। जब आप लोगों को प्रतिबिंब का निर्माण करना सिखाया गया होगा तो वहां पर डायग्राम को अच्छे से बताया गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शब्दावली के हिसाब से दर्पण को हम क्या कर देते हैं, नामकरण संस्कार कर देते हैं। दर्पण के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, अगर नहीं जानते तो याद कर लिए। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये जो दर्पण लिया गया है ये किसी न किसी गोले का ही भाग है। हम कहते हैं अगर ये कोई गोला होता है तो गोले का कहीं ना कहीं क्या बनता है, केंद्र तय होता है। तो हम कहते हैं अगर ये हिस्सा काट करके इतना हम हटा दे, यही तुम्हारे पास दर्पण दिखाई पड़ रहा है सीधा सीधा, तो सीधे कह सकते हैं कि जो दर्पण होता है वो किसी गोले का भाग होता है। अगर गोले का भाग है तो उसका कहीं ना कहीं क्या मिलता है, केंद्र भी मिलता है, जिसको हमने बोल दिया सेंटर, मतलब सी बोलते हैं ना केंद्र को, तो हमने सी बोल दिया। एक और अनुमति देता है शब्दावली, क्या बोलता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक लाइन खींचिए, जिसको हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष का नाम देते हैं। तो ये तो हम शब्दावली में इतनी चीजें सीख लेते हैं, इतनी चीजें हम शब्दावली में सीख लेते हैं कि क्या क्या चीज दर्पण होते हैं तो क्या क्या नाम देना पड़ता है। तो ये हमारे पास शब्दावली के हिसाब से आ गया। अब मान कर ये चलते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, ए बी। इस ए बी का हमें इस दर्पण पर इमेज बनाना है कि इमेज कैसा बनेगा। तो ध्यान दीजिए जरा कि जब भी किसी भी वस्तु का इमेज बनाना होता है उसके लिए हमें दो किरणों को छोड़ना अनिवार्य होता है। पहली किरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम नोट पॉइंट करके चाहो तो लिख लीजिए, या तो कैप्सूल करके लिख लीजिए। कैप्सूल ये बहुत तगड़ा कैप्सूल है, या फिर हम आपको एक कैप्सूल ना कहें तो यहाँ आप कह सकते हैं क्या चीज है, खास बात करके यहाँ पर हम आप लोगों को लिख रहे हैं, खास बात करके लिख रहे हैं। जो ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, खास बात करके ये यहीं पर ही हर जगह लागू करता है। तो ये बातें आप लोग किताब में नहीं लिखी मिलेंगी, आप लोग को समझने के लिए हम ये चीज इतनी बता रहे। खास बात क्या होगा कि जब भी किसी भी प्रतिबिंब का यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए सदैव दो किरणें भेजी जाती हैं, दो किरणें छोड़ी जाती हैं, दो किरणें छोड़ी जाती है। ये ध्यान रखना आप लोगों को है कि जब भी किसी कहीं पर भी इमेज बनाना हो तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा दो किरणों को छोड़ेंगे। अब एक और चीज कि पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए, और दूसरी किरण आप लोग चाहे जहां से छोड़ सकते हैं, जहां से भी रास्ता मिल जाए वहां से छोड़ सकते, सेम इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि अगर किरणें दूसरी जगह छोड़े तो दूसरा इमेज और दूसरी जगह छोड़े तो अलग इमेज बन जाएगा। चाहे किरणें दूसरी किरण जो होगी चाहे जहां से छोड़ेंगे इमेज हमारा सेम ही बन करके आता है। पहली किरण तो समांतर, दूसरी किरण हम चाहे जहां से रास्ता मिलेगा हम वहां से छोड़ेंगे। तो बनाए फटाफट इमेज। हमें इस वस्तु ए बी का इमेज हमें बनाना है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि पहली किरण को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर इस किरण को हम भेजेंगे। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो बताइएगा जरा कि ये किरणें टकरा करके कहां जाएंगी। अब आप लोगों को पता होगा कि ये किरणें टकरा कर कहां जाएंगी। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल कर आकर दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद ये किरणें कहां जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के ये गुजर जाती है। ये सब अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब का निर्माण करवाया जाता है वहीं पर आप लोगों को बताया जाता होगा। तो हम कहते हैं केवल डेरिवेशन में समझने की कोशिश कर रहे थे। आप ध्यान रखिए जरा कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, नहीं आते तो याद कर लीजिए, ये फैक्ट चीजें हैं कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के वो चली जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, सीधा लाइन खींचा करिए, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर के जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के वो गुजर जाती है। कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस। मान लेते हैं कि इस लाइन से होकर जा रही, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं,
मुख्य फोकस का हम इसको नाम देते हैं। पहली किरण छोड़े तो पहली किरण छोड़ने टकराने में तो क्या हुई, इस बिंदु मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी किरण आप लोग चाहे जहां से छोड़े, दूसरी किरण कहां से छोड़ने का विचार है, देखिएगा जरा कि कहां कहां से हम छोड़ सकते हैं। तो दूसरी किरण हम छोड़ेंगे तो हमें तीन रास्ता दिखाई पड़ रहा है, या तो सी को टारगेट करते हुए छोड़ा जाए, या तो एफ को टारगेट करते हुए, या फिर पी को टारगेट कर, यानी ध्रुव को टारगेट करके किरणों को दूसरी किरण भेजिए। तो कहां से भेजने का विचार है, तो हम दूसरी किरण हम छोड़ने जा रहे हैं, हम कहां से, ध्रुव से छोड़ने जा रहे हैं बच्चा। दूसरी किरण हम कहां से छोड़ने जा रहे हैं, ध्रुव से हम छोड़ेंगे। सी से भी छोड़ सकते हैं, एफ से भी छोड़ सकते हैं, पी से भी छोड़ सकते हैं। हम कहां छोड़ने चल रहे हैं, हम ध्रुव से इसको डालने जा रहे हैं, दूसरे का ध्रुव को टारगेट करके छोड़ेंगे। तो अगर कोई किरण दूसरी किरण हम कह दे ध्रुव को टारगेट करते हुए आएगी, तो बताइएगा जरा कि ये किरणें टकरा करके कहां से जाएंगी, तो ये किरणें टकरा करके हम कहते जब आएंगी तो टकराने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो करके गुजर जाएंगी, इस प्रकार से किरणें होकर के निकल जाएंगी। और जब दोनों किरणों को छोड़ते हैं, इमेज बनाने के लिए कितने किरणें छोड़नी होती है, दो किरणें। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण हम चाहे जहां से छोड़ेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, जो इमेज कैसे जाने कहां इमेज बन रहा है, तो जब दो किरणें जब छोड़ते हैं तो दोनों किरणें जहां पे मिलती हैं हम ये मान लेते हैं कि वहीं पर उसका इमेज बन रहा होगा। दोनों किरणें जहां पर आपस में मिल रही हैं वहीं पर उसका इमेज मान लिया जाता है कि वहीं पर उसका इमेज बन रहा होगा। तो पहली किरण तो हमारी क्या हुई, पहली किरण हमारी ये आई, टकरा कर ऐसे निकल गई। दूसरी किरण ध्रुव को टारगेट करते हुए छोड़े, तो टारगेट करने जब पहुंची यहां पर तो दोनों किरणें यहां पर मिली, और दोनों किरणें जब यहां पर मिली तो हम सीधे कहते कि यहीं पर इसका इमेज का निर्माण हो रहा है। इसका इमेज का निर्माण कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ए डैश और बी डैश इसका हम नाम दे दिए। एक चीज अब आपको ध्यान रखना होगा, जब भी किसी भी वस्तु की दूरी को अगर दिखाना है तो किससे लिखेंगे, वस्तु को दिखाते हैं यू से, और प्रतिबिंब को किससे दिखाया जाता है, ये आप लोगों को सिंबल याद करने होंगे। सिंबल अगर याद होंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, इसको हम नीचे लिख रहे हैं मुख्य अक्ष की लाइन को, ये आप लोग समझिएगा, ये मुख्य अक्ष की लाइन है। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम लिखते हैं किससे, आर से लिखते हैं। ये इतने सिंबल आपको याद होना चाहिए पहले। वस्तु की दूरी जब भी कहीं दिखाएंगे यू से, प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से, वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से। ध्यान दीजिएगा जरा कि अब हमारे पास ये डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है, ये प्रतिबिंब बन रहा है ना। जब भी किसी की भी दूरी हम मापते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा ध्रुव से ही मापना शुरू करेंगे। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाने बोले हम, प्रतिबिंब की दूरी को हम दिखाते हैं वी से। हमारे वस्तु यहां पर है तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, दर्पण से वस्तु की जो दूरी उसको किससे लिखते हैं, वी से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं वी से। दर्पण से मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ। क्या बोला जाता है, स्मॉल एफ का हम नाम देते हैं। दर्पण से ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं हम, आर का हम नाम देते हैं। ये तो अभी हम केवल चित्र बनाए और उसका नामकरण कर लिए ताकि आप लोग आगे दिक्कत ना हो, तुरंत फटाफट देख करके बता दे। ये हमारे पास बन के तैयार हो चुका, ध्यान से समझिएगा। हम एक काम और करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा एक समझौता हम और करते हैं कि हम अपने मन से यहां पर एक सीधी रेखा अपने मन से हम खींच लेते हैं। अपने मन से हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, और जब सीधी रेखा खींचे तो ये जहां पे लाइन मिलेगी वहां पर उस बिंदु को हम कुछ नाम दे देंगे। उस बिंदु को हम क्या नाम दे देते, थोड़ी देर के लिए एन का हम नाम दे देते हैं। हम एन का नाम यहां पर दिए हुए हैं। अब ये एक कॉन्सेप्ट समझिएगा
कि ये बिंदु, अब ये समझिए कि ये दोनों बिंदु N वाला और P वाला बिंदु इतना ये करीब में है कि जब इसको मान के ये चलते हैं कि ये दोनों बिंदु क्या है, एक ही है। N और P बिंदु कह दे ये इतने करीब में है कि जब इसको हम थोड़ी दूर से देखते हैं तो ये दोनों बिंदु हमें जो है N और P ये हमें अलग अलग नजर नहीं आती है, ये इतने पास में होते। मान के ये चलते कि दोनों इतने पास में है कि जब दूर से होकर देखें ये दोनों बिंदु क्या होती है, एक ही बिंदु हमें नजर आती है। ये दोनों बिंदु क्या होती है, हमें एक ही नजर आती है। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ट्रक है, ट्रक अगर दूर खड़ा है तो क्या जब दोनों लाइट जलेगा तो क्या हमें दोनों लाइट अलग अलग नजर आती है, वो लाइट हमें अलग अलग नजर नहीं आती है। लेकिन जब पास आ जाए तो वही लाइट हमें दो तो अलग अलग दिखाई नजर आती है। वही यहां पर हाल है कि जब हम पास खड़े तब इसको हम अलग अलग पहचान कर पाए, लेकिन जब दूर खड़े हो जाएंगे तो मान के हम ये चलते कि इतने करीब में जब दूर से देखते हैं ये दोनों ही बिंदु क्या होते हैं, हमें एक साथ नजर आते हैं। और इसको हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक अभिलंब की तरह लाइन को खींचे कैलकुलेशन करने के लिए। इसको भी कुछ नाम दे, जहां पर किरण ये आपतित हुई है इसको हम क्या नाम देते हैं, आर नाम देते। आर नहीं, इसको हम नाम देते क्या चीज, टी नाम देते हैं। जहां पर आई हूं उसको हम टी नाम देते हैं। ध्यान से समझिएगा एक चीज और, हम ये सीधा ये बोल दे एन और पी दोनों क्या एक ही बिंदु है, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए कि ये क्या है, दर्पण टेढ़ा है ना, इसको हम कह सकते हैं कि दर्पण कह दे। इसको मान लीजिए कि ऐसे दर्पण है, जब इस दर्पण को हम ऐसे रखा हुआ था, इस वाले हिस्से को पकड़ कर जब इस वाले हिस्से को जब सीधा करेंगे, जब ये सीधा होगा तो ये आगे तो खिसकेगा। तो मान कर वही कॉन्सेप्ट लेकर चले हैं कि जब इस दर्पण को पीट करके जब सीधा किया जाएगा तो ये पी बिंदु यहाँ पे ना होकर के कहां पर पहुंच जाएगा, ये पी बिंदु जो है हमारा एन वाले बिंदु पर पहुंच जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पी और एन बिंदु अलग अलग नहीं है, दोनों ही हमारे बिंदु क्या है, एक ही है, रखा हुआ एक ही बिंदु। हम सीधे कहते हैं पी की जगह पर चाहे एन रख दें और चाहे एन की जगह पर हम पी बिंदु रख दें, दोनों बिंदु एक है। ये इतने करीब में है कि दोनों बिंदुओं को हम एक ही बिंदु नाम दे रहे हैं। अब ध्यान से कैलकुलेशन में, अब कैलकुलेशन बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। लगाइएगा जरा, सबसे पहली चीज अगर नोटिस करिए टी एन एफ, टी त्रिभुज देखिएगा, टी एन एफ किसके जैसा है। अगर हम ये बात करें कि ये वाला जो त्रिभुज है इसके त्रिभुज के बराबर नहीं हो रहा है, कौन सा त्रिभुज, टी एन एफ जो है एफ ए डैश बी डैश के बराबर नहीं हो रहा। हम कहते ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो रहा है, ये बराबर कह सकते, बराबर नहीं मतलब समरूप कह सकते हम। मैथ में आप लोग बताया जाता होगा कि जब कोई दो आकृति सेम होती है तो उसको हम समरूप कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप लोग लिख करके दिखाएं जरा, तो त्रिभुज टी पी एफ जो है किसके समरूप है, समरूप हम कह सकते हैं एफ, त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश की ये क्या है, समरूप है। देखिए जरा समझिएगा, इससे कोई चित्र बना हुआ है, ऐसे ये चित्र बना हुआ है, तो हम ये कह दे कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। बिल्कुल वैसे जो दिखाई पड़ा। अगर इसको हम सीधा कर दे, इसको हम सीधा कर दो तो ऐसे ही तो हो जाएगा, अलग अलग करके अगर इसको हम सीधा कर दे, इस वाली चीज को सीधा कर दे तो सेम सेम नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये समरूप है यहाँ पर। तो हम ये बोल दिए हैं कि टी पी एफ जो है एफ ए डैश बी डैश के समरूप है। अगर समरूप है तो ध्यान दीजिए जरा कि ये लंब यानी कि टीपी जो है किसके बराबर होगा, टीपी जो होगा ये लंब के बराबर होगा, कहते ए डैश बी डैश, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। और जो है एफ एन की जो भुजा है आधार किसके बराबर होगा, एफ एन जो होगा किसके बराबर होगा, आधार कहते ए डैश एफ के बराबर होगा। इसको हम थोड़ा सा चेंज करने चल रहे, अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम चेंज ये करने चले, थोड़ा ध्यान से समझे। तो हम ये बोल देते हैं जरा थोड़ा सा कि जो टीपी की जगह पर हम लिखना चाहें टीपी, तो क्या टीपी की जगह पर हम टीपी कह रहे हैं, टी एन की जगह पर हम क्या ए बी नहीं लिख सकते हम, ये वाली भुजा क्या इसके बराबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जितनी हाइट में ये है उतनी हाइट में ये भी है। तो हम लिखना चाहें तो कोई दो राय नहीं है, टी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी। अभी आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा कि हम टी एन की जगह ए बी ही क्यों रखे हैं।
तो जहां पे टीपी है, टीपी लिख दिया आपने ना, टी एन लिखिए, क्योंकि पी और एन लिखे चाहे एक के साथ कुछ भी कह सकते हैं हम यहाँ पे पी लेकर ना चलकर एन लेकर चलते हैं हम। जहां पे टी एन वहां पे क्या लिख दिया हम, ए बी लिख देते हैं। और बट्टे में जो था उसको उतार लीजिए, ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ, ये इतनी चीज हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट हम और लगाएंगे, अभी हम बोल कर आए थे कि यन बिंदु जो है पी बिंदु के क्या है, बराबर है, मतलब एन और पी बिंदु दोनों क्या है, एक ही है। तो जरूरत पड़ेगा तो चाहे एन की जगह पी रख दे, चाहे पी की जगह पर एन रख दे, दोनों हमारा बिंदु एक ही है। तो हम यहाँ पे जहां पे एन नजर आ रहा है वहां पे पी भी रख दीजिए, या डायरेक्टली हम यही ना रख दे, हम टी एन की जगह पर ए बी रख दीजिए, और जहां पे एन है वहां पी रख दीजिए, टी एन की जगह पर ए बी और बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर एफ एन, एन की जगह पर पी रख दीजिए, बट्टे में क्या है ए डैश एफ। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिए फर्स्ट। पहले त्रिभुज कौन सा हल किए हैं, टी पी एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज का समरूप मानकर इसको हल किया गया, समीकरण एक प्राप्त कर लिए। अब त्रिभुज हम कौन सा हल करने चल रहे, ध्यान से समझे। अब हम हल करने चल रहे हैं ए बी पी, ए बी पी, ये वाला त्रिभुज की हम बात करने चले, थोड़ा ध्यान से समझे। ए बी पी वाले त्रिभुज की हम बात करने चल रहे, ए बी पी ये किसके समरूप है, ए डैश बी डैश पी के यहाँ पर ये समरूप है। ए बी पी जो है ए डैश बी डैश पी के समरूप नहीं दिख रहा आप लोग को, ऊपर वाला चित्र जो है हम कह रहे बस ये नीचे बना हुआ है और ये क्या बना ऊपर बना हुआ, समरूप हो रहा है यहाँ पर। समरूप कहते किसको है, जिसकी आकृतियां क्या हो, सेम हो जाए, उसी को तो समरूप कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो त्रिभुज ए बी पी जो है समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश और पी के, ये समरूप है। जो अक्षर लिख रहे उसको मिला लिया करें थोड़ा गौर से, ए डैश बी डैश पी, ए डैश पी बी डैश पी, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो रहा है। अब इसमें बताइए, इसमें लंब हमारा कौन है, ए बी है, तो नीचे वाले में लंब कौन है, ए डैश कौन है, ए डैश बी डैश। अगर इसमें देखे आधार कौन है, बीपी है, तो नीचे वाले में आधार कौन है, ए डैश पी है आपका यहाँ पर। अब इसको समीकरण हम क्या नाम दे दें, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में आप लोग गौर से देखें तो बायां पक्ष क्या हो रहा है यहाँ पर, बराबर हो रहा है यहाँ पर। और जब बराबर हो रहा है तो हम एक लिख सकते हैं शब्द, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हम ये कह सकते हैं कि आप लोग एक नियम बताया जाता है मैथ जब पढ़ाया जाता है, तो समीकरण फर्स्ट और जब सेकंड यानी जब दो पक्ष बराबर होते हैं, मतलब सर दो पक्ष करें, एक पक्ष जब बराबर होता है तो दूसरा पक्ष हम अपने आप बराबर कर लेते हैं। हम देखिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में बायां पक्ष क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो हम दाहिना पक्ष अपने आप बराबर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब एक पक्ष बराबर हो रहा है तो दूसरा पक्ष हम खुद बराबर करेंगे। बीपी बटे ए डैश पी के बराबर में कौन होगा, यानी दाहिना पक्ष जो है दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। एफ पी बटे में क्या है, ए डैश पी, समीकरण नंबर इसको हम क्या कर दे, थर्ड। समीकरण सेकंड और थर्ड से मतलब फर्स्ट से देखा गया तो ये हमारे पास समीकरण थर्ड आया। जब बायां पक्ष बराबर था तो दाहिना पक्ष हम अपने आप बराबर करके लिख दिए, ये हमारे पास आया। और जो आया उसको समीकरण क्या बोल दिए हम, थर्ड का हम यहाँ पर नाम दिए, बहुत शालीनता से ध्यान से समझे। अब एक चोर, अब ये जो समीकरण जो हमारे पास आया हुआ है, अब पता करिए कि किसका किसका मान पता है। क्या बीपी का मान पता है, पी क्या है ध्रुव, और बी क्या है वस्तु। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को तो हमें पता है, यू से नहीं लिखते, यानी यू कहा गया उसको, इसका मान पता है, अच्छी बात है। ए क्या है, ए डैश प्रतिबिंब था, देखिए। अब पी क्या था, ध्रुव, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला गया था, वी कहा गया था। ए डैश और पी के बीच की दूरी को प्रतिबिंब कहा गया, मतलब लिखा गया वी, इसका भी मान पता हो गया। एफ पी का मान, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को देखा जाए तो इसका भी हमें मान पता है, स्मॉल एफ, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। ए डैश पी का मान पता है, ए डैश पी, इसी का मान बच्चा पाल्टे नहीं पता है। बहुत आराम से समझे जरा, सबका मान पता है, बस केवल एक लोगों का हमारे पास मान नहीं पता है। अब जब मान नहीं पता तो उसका मान हम निकाल दे, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो जब ए डैश पी का अगर हम मान निकालना चाहें तो ध्यान से समझे, ए डैश पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी ए डैश पी हम कह रहे हैं, ए डैश पी हम कुछ तो गड़बड़ करा है बेटा,
यहां पर देखिए कि ए डैश एफ रहेगा, क्योंकि बीपी बटे ए डैश पी है ना, तो उतार दिए, और यहाँ पे एफ पी बटे में क्या ए डैश एफ है यहां पर। तो यहां पर ए डैश एफ का हमें मान निकालना है, इसका मान निकालना है ए डैश एफ, यानी ये दूरी हमें पता करनी है। तो जब भी किसी की भी दूरी पता करनी होती है तो हमेशा ध्रुव से फीता लेकर के दौड़ना शुरू करते हैं। तो हम ध्रुव पर खड़े हो जाएं और ध्रुव से हम खड़े होकर के मापना शुरू करेंगे। तो टोटल दूरी अगर देखें, हमें यही दूरी निकालना है, तो हम क्या कर दें, पी ए डैश बेस से एफ पी की दूरी को घटा देंगे। देखिए जरा समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि टोटल दूरी हमारे पास क्या है 10 था, टोटल लंबाई की दूरी कितनी है 10 मीटर है, जिसमें से इतनी दूरी क्या है 8 मीटर है। तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना आएगा, 2 ही तो आएगा आप लोग हिसाब से। कैसे जान गए, अगर हमें इसका मान, जैसे मान लीजिए ये क्या है ए डैश है और ये क्या है एफ और ये क्या है पी, हम कहते हैं टोटल दूरी क्या है हमारे पास, टोटल दूरी है पी, मतलब सॉरी 10 है 10 है, तो इसका मान अगर 8 है तो इसका मान कितना होगा, हम निकालेंगे ए डैश एफ का मान, तो पूरी दूरी में से किसकी दूरी को घटा दे 8 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 10 क्या था ए डैश पी की दूरी है और माइनस 8 क्या है एफ पी की दूरी है, अगर 8 को देखें तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। वैसे यहां पर कॉन्सेप्ट लगाइए, ए डैश एफ का मान अगर हम निकालना चाहें तो ए डैश पी में से किसको घटा दे, ए डैश पी में से एफ पी को घटा दिया जाएगा तो मान निकल गया। बस ए डैश एफ जहां पर नजर आएगा वहां पर ये लिख दीजिए, ले आकर लिख दिए फटाक से, बी पी बटे में ए डैश पी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ का मान कितना है ए डैश पी माइनस एफ पी, ये हमारे पास आया। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर, समीकरण नाम ना दे इसे हल करना शुरू करते हैं हम खटाखट इसको। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर हम मिटालते हैं और फटाफट अब इसको कैलकुलेशन, अब कुछ नहीं बचा। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब यहां से कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन केवल कैलकुलेशन करना हमें बाकी है। मान रखिएगा जरा, बीपी का मान क्या है, एक चीज और आप लोग यहाँ पता होना चाहिए कि अभी हम यहाँ पे केवल समझा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आप लोग याद कर ले, आगे हम कह दे, आगे आपके वीडियो में जब बताएंगे तो वहां पर हम बता देंगे कि यहाँ पे जो क्यों ऐसा हुआ है। यहाँ पे बस खाली भी ये याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती है वो सब माइनस में ली जाती है। अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में ली जाएंगी। उत्तल दर्पण में केवल यू माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में होता है, समझा रहे ना। उत्तल दर्पण में केवल यू माइनस में होता है, बाकी सब प्लस, और अवतल में सब माइनस में होते हैं। यानी कि जब भी किसी की दूरी आप लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होंगी सब माइनस में लिखेंगे, ये आप लोग ध्यान रख ले। ये सब कॉन्सेप्ट है। अब क्यों माइनस में लिया जाता है, आगे एक वीडियो और बनाएंगे तो उसमें आप लोग समझा देंगे कि इसमें माइनस क्यों लिया जाता है। बस अभी आप लोग ये ध्यान कर ले कि इसमें माइनस होता है, हम कह रहे हैं तो है, ठीक। रखिए जरा यहाँ पर बीपी क्या है, बीपी क्या है, पी से बी की दूरी यानी वस्तु की दूरी। देखिए पी से बी की दूरी को क्या बोला गया, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी यू है तो यू को यहाँ पे लिखते हैं, बीपी की जगह पर यू, तो यू को किस में लिखेंगे हम, यू को लिखेंगे माइनस में। किस में लिखेंगे आप लोग, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि जब भी दूरी लिखना होगा अवतल दर्पण में तो सभी दूरियां माइनस होती, इसलिए हम इसको माइनस अपने आप लिख रहे हैं। अभी आगे चला पता चल जाएगा, जब एक और वीडियो बनाएंगे तो हम आपको समझा देंगे अच्छे से। बस यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए। ए डैश पी क्या है, ए डैश है प्रतिबिंब पी से, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, वी से। वी का मान यहाँ पर क्या होगा, वी तो होगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, वी, तो वी किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा, बराबर ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा ये भी। ए डैश पी क्या है, ए डैश पी प्रतिबिंब है, यहां पर क्या लिखे, माइनस का वी, माइनस हमारा क्वेश्चन मतलब समीकरण में आया हुआ है। एफ पी कितना है, एफ पी कितना है, स्मॉल एफ है, तो यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो माइनस के चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस वो चीज बन जाएगा। अब कैलकुलेशन करें, कैची गुणा करवा दे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो u बटे v बराबर माइनस एफ बटे v प्लस का f। अब कैची गुणा जल्दी लगा दीजिए। अगर u को गुणा कराएंगे इसको ले आकर के डायरेक्ट माइनस में u v प्लस का u f बराबर का माइनस में f
v, ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास बन करके आएगा। अब हम एक काम करने चल रहे हैं, जो भी हमारे पास मान आया हुआ है ना, उसी मान में हम UVF से दोनों तरफ क्या करवा दें, UVF से दोनों तरफ हम भाग लगवा देते हैं। तो माइनस UV के नीचे UVF बराबर UF के नीचे UVF माइनस में, अरे उल्टा कर रहे हैं, माइनस में ये हो गया, प्लस है, यहां पे प्लस लगवाइए, बराबर माइनस FV के नीचे UVF, कट रहा काट दीजिए, UV से UV पद कट गया, U से U कट गया, F से F कट गया, F से F कटा, V से V कट गया, ऊपर क्या बचा यहाँ पर -1, नीचे क्या बचा केवल F, प्लस ऊपर क्या बचा कुछ नहीं तो 1, नीचे बच गया V, बराबर उधर केवल कौन बचा माइनस में 1/U, ये हमारे पास बचा। अब हम क्या करने चल रहे हैं, -F वाले को उधर ले जा रहे हैं और U वाले पद को इधर लाते हैं, तो वो माइनस में इधर आते ही क्या हो जाएगा, V की तरफ प्लस में हो जाएगा। अब माइनस के बटे F है ना, ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कितना आसानी से ये आ चुका है डेरिवेशन। ये समझिए कि आप लोग किताबी लैंग्वेज सब बिल्कुल हट के बताए हैं, यहाँ पे बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल छोटे से शब्दों में बताए हुए। यहाँ पर अगर किताबी लैंग्वेज अगर लगा देंगे हम आप लोगों को तो थोड़ा सा और दिमाग चक्कर काट जाएगा। यहाँ पे तो केवल हम एक लोगों का मान निकाले इस चित्र से, उसमें सबका मान निकालना पड़ जाएगा। तो बस केवल यहीं पर आप लोगों को आशा करते नहीं समझ आया, बाकी सब तो ठीक है। त्रिभुज को समरूप दिखा करके हमने बराबर करके समीकरण 1 और 2 से क्या किए, बराबर करके, जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष हम अपने आप बराबर कर दिए, और बराबर करके एक मान नहीं पता तो उसका मान निकाल कर ले आकर रख दिए। और रखने के बाद यहाँ पर हम सीधा बोले सबकी दूरी पता होनी चाहिए, और जितनी भी दूरियां होंगी सब माइनस में होती है। समझ में आ गया ना? फटाक से इसको रोक करके क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब ये आपका परीक्षा में बहुत बार पूछा गया बेटा, इसको अच्छे से तैयार करना था, नहीं अन्ना समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे इसको हम। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। अब रोक करके आप लोग मिटा मतलब कि उतार लिया करिए इसको। अब हेडिंग डालिएगा। हेडिंग आप लोगों का ये रहेगा, छोटा सा हेडिंग है, बहुत छोटा सा है वो, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या हेडिंग है आपका, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, अब इसको समझिएगा। ये आपका डेरिवेशन है, वैसे परीक्षा में आता नहीं है, इससे केवल बहुविकल्पी उठाता है। ये आपको निगमन करने को नहीं देगा, निगमन जो भी करने को देगा हम आप लोग सब बता देंगे, ताकि वो अच्छे से आप लोग तैयार कर ले। यहां पर ये निगमन नहीं आएगा, यहां से एक नंबर बहुत शानदार बनाता है। अभी शानदार प्रश्न बताएंगे, यहां से कैसे कैसे प्रश्न बताएगा। हमें निकालना फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, बस खाली संबंध का सूत्र याद कर लीजिए। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। तो पहले हम इसका संबंध निकालेंगे तो एक चित्र बना ले। पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है जिसका ध्रुव क्या हो गया P, जिसका द्वारक हो गया MN। ये इसका क्या हो चुका है, ये केंद्र हो चुका है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष का हम नाम देते हैं। अभी हम आप लोग बताए थे कि जब भी किसी का इमेज भेजना होता है, मतलब बनाना होता है, तो 2 किरणें छोड़नी होती है। तो पहली किरण मान लेते हम यहां से छोड़े, जब कोई किरण को यहां से छोड़ेंगे हम, ध्यान से समझे, जहां पे किरणें गई वहां पे कुछ बिंदु को नाम देते हैं, क्या चीज, हम यहाँ पे कुछ बिंदु को हम नाम देते हैं, R नाम न दे, यहाँ पर हम T नाम दे दें। जब कोई किरणें ऐसी जाती है तो टकराने में कहां से होकर गुजरती है, टकराने के बाद ये कहां से किरणें होकर जाएंगे नहीं पता चल रहा। तो आप लोग एक काम कर लिया करिए, हमेशा बता रहे आप लोगों को
कि अगर परावर्तन का नियम नहीं समझ में आ रहा अभी, तो आप लोग एक काम करिए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ किरणों को दिखाइए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किरणें जहां पर आए वहां पे एक अभिलंब का निर्माण करिए। वो बता देगा आप लोगों को कि किरणें कहां से आई तो कहां जाएंगी। बाएं से आती है तो दाहिने तरफ से अभिलंब के जाएंगे, दाहिने से आएंगे तो बाएं से जाएंगी। तो हम जहां पे किरणें आई है वहां पर क्या खींच दे, एक अभिलंब का हम निर्माण कर दिए। अभिलंब का निर्माण कहां से करते हैं हम, गोलीय दर्पण में सदैव अभिलंब जो है वक्रता केंद्र से खींची जाती है। गोलीय दर्पण में याद, कॉन्सेप्ट याद कर ले कि गोलीय दर्पण में अभिलंब कहां से खींची जाती है। तो हमेशा याद रख ले कि हमेशा जब भी कोई पूछेगा आपसे कि गोलीय दर्पण में अभिलंब कहां से खींची जाएंगी, तो हमेशा केंद्र से होकर के एक लाइन को मिला दीजिए, वही अभिलंब कहलाता है। तो हमने एक अभिलंब को खींच लिया जिसको हमने कहते हैं नॉर्मल यानी एन। अगर आने वाली किरण अभिलंब के साथ आई कोण बना करके आई है तो उतने ही कोण पर किरणें जाएंगी भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर का हम नाम देते हैं। हमें इन कोण से मतलब नहीं, अभी इस कोण से मतलब नहीं है अभी हमें यहां पर, हमें मतलब है यहां पर किससे, संबंध से। अब ध्यान दीजिएगा जरा कि जब ये किरणें समांतर चलती हैं तो जो टकराने के बाद दर्पण से, जब ये किरणें समांतर चलती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जो होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच से ही होकर के गुजरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस का हम नाम देते हैं। जो किरणें टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं वो हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में पाई जाती हैं। ये ऐसा देखा गया है। कोई पूछे कि मुख्य फोकस कहां पे होता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लाइन है, तो बीचों बीच में हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस की बिंदु होती है। हमेशा ये गांठ बांध लीजिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में होता है कौन, मुख्य फोकस होता है हमारा। ठीक है ना, समझ आ गया ना। अब डेरिवेशन करते हैं। अगर हम एक नाम दे दें, आई और आर बराबर है, यहाँ पर कोण आई जो है कोण आर के क्या है, बराबर होता है ना परावर्तन के नियम से। अगर ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफपी जो होगा, एफपी की जो दूरी होगी, एफपी की जो दूरी होगी किसके बराबर होगी, सी एफ के बराबर चाहे एफ सी के बराबर मानी जाएगी। तब अगर ये कोण बराबर होते, परावर्तन में हम सीख करके आए कि दोनों कोण क्या होते, बराबर। अगर ये बराबर तो हम कहते एफ पी और एफ सी भी क्या होगा, एफ से पी एफ से सी, ये दूरी दोनों आपस में बराबर होती है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब जब इतना दो चीज दिखा चुके तो हमारा एक काम हो गया। अब हमारे पास काम हो गया आसान। आसान ये हो चुका है कि अगर हम आपसे पूछें कि P से C की अगर दूरी लिखनी है तो दो भागों में तोड़कर जरा बताइए क्या क्या लिख सकते हैं। P से C की टोटल दूरी को हम दो भागों में लिखने जा रहे हैं, तो PF प्लस का FC लिख सकते हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। PC की दूरी को हम PF प्लस का FC दिखा दे, चाहे पूरा बैग पढ़ के बता दे और चाहे अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बोले। हम अभी हम बोल कर आए थे कि PF और FC जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है। ये दूरियां दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। तो हम यहाँ पे काम करने चल रहे हैं। जहां पे PF है, नहीं सॉरी, जहां पर FC है, चाहे PF की जगह पर FC रख दे, चाहे FC की जगह पर PF रख दे, दोनों हमारा सेम ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा कि जहां पर FC वहां पर क्या लिख दिया, हम PF का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो PC बराबर PF ये है, ये पहले से, FC की जगह पर हम PF रखने जा रहे हैं। FP चाहे PF कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिए तो PF क्या हो जाएगा, दो बार PF बराबर क्या आ चुका, PC। अब सबका मान P से C ये क्या होता है, इसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं, R कहते हैं ना। P से C यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, R। और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, स्मॉल f कहा जाता है। तो मान रख दीजिए ये हो गया हमारा R और ये हमारा 2 और PF का मान क्या होता है, स्मॉल f होता है। तो यही हमारे पास सूत्र आ गया। R बराबर जो होता है 2F होता है, या फिर R का जब मान F का जब मान निकालेंगे तो 2 कहां जाएगा, R के बटे में जाएगा और यही हमारे पास इसका फार्मूला आता है। कितना आसान है। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट पता होगा परावर्तन में, जो कल बताए थे कि ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। अभिलंब का काम ही होता है हमारा क्या होता है कि जो आने वाली किरण है, जो जाने वाली किरण अगर अभिलंब खींचते हैं
उसको दो बराबर बराबर भागों में काट देती है, खटाक से कह दे। तो ये हमारे पास चलता है यहां पर। आशा करते हैं आप लोग की अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीजें नहीं समझ पा रहे उसको नोट कर लिया करिए, अलग उसी चीज को थोड़ा सा गौर से समझिए, तभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आज के लिए केवल बच्चा इतना ही। अब इसको हम कह दे आगे से पढ़ेंगे जो और कह दे हमारे पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं कल से जो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ना हो तो लगाएंगे, और या फिर अब हम यहाँ पर और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कल टॉपिक बताएंगे आप लोगों को। आज के लिए बस इतना है बच्चा।